नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSPH डिजिटल क्लासरूम। बच्चों, वेव्स के 6th लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स देखने वाले हैं। रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी, एनर्जी, पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव एंड प्रेशर वेव। ऑलराइट, सो what if there is a sinusoidal wave in the string which can be diagrammatically represented like this? It's kind of a y versus x representation. If I write the equation mathematically, so let's say wave पे स्टडी करने के लिए बच्चों एक पॉइंट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ. लेट्स से दिस पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड यहाँ पर कर्व पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है वो पॉइंट पे, बराबर. अब ये साइनोसॉइडल वेव का मैथमेटिकल इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखा जाता है: y इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, बराबर. ये वेव जो है उसको हम अलग अलग टाइम इंस्टेंसेस पे ये वेव का शेप कैसे आगे प्रोग्रेस होएगा वो हम देखने वाले हैं, right? So since we are going to write the equation at a different time instances, and hence we have used this equation a sin kx minus omega t, बराबर. अब ये इक्वेशन को मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ with respect to t. If you notice, the equation is having two variables, x is a variable and a t is a variable. हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं, मतलब एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं, एंड हेंस वी आर यूजिंग ए कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग with respect to one variable, keeping another variable constant. So if I differentiate with respect to time, it will be dou y by dou t is equals to dou by dou t of a sin kx minus omega t. Derivative of displacement with respect to time will be nothing but particle velocity. So we'll be getting a particle velocity v suffix p is equals to a आ गया बाहर, राइट. डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस, चेन रूल लगेगा, multiplied by derivative of kx minus omega t. X is treated as a constant, derivative of constant is 0, and derivative of minus omega t will give us minus omega. So this is minus a omega cos kx minus omega t. अब ऊपर वाले इक्वेशन को बच्चों मैं अब दोबारा डिफरेंशिएट करता हूँ. So basically if you notice, हमें क्या मिला? हमें मिला पार्टिकल का वेलोसिटी, एंड दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ नेगेटिव साइन, बराबर. अब ये वापस से डाउनवर्ड डायरेक्शन क्यों है उसको फर्दर समझेंगे अभी थोड़ी देर में, बराबर. फिलहाल मैं आगे मैथमेटिकली बढ़ता हूँ. डिफरेंशिएट with respect to x, so we'll be getting above equation dou y by dou x is equals to dou by dou x of a sin kx minus omega t. So I'll be getting dou y by dou x is equals to a बाहर, derivative of sin cos, chain rule लगेगा, derivative of kx minus omega t, k is a constant, लात मार के बाहर, derivative of x is 1, and this will be treated as a constant. We are taking a partial derivative, right? So differentiating with respect to x, keeping t constant. So derivative of omega t will be 0. So we'll be getting dou y by dou x is equals to a k cos kx minus omega t. This is the equation number 2. और अब equation 1 and equation 2 को मैं divide कर देता हूँ. So I will be getting vy अपॉन डो वाई बाई डो एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो ये जो टर्म है कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, वो तो कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या राइट हैंड साइड में, इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा बाई के.
डो वाई बाई डो एक्स को राइट में शिफ्ट कर दीजिए. सो आई बी गेटिंग वी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा बाई के डो वाई बाई डो एक्स. बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी वाई? इट इज particle velocity is equals to what is the meaning of omega by k. बच्चों, अगर आपको याद हो, ये हम एक दो लेक्चर पहले ही बना चुके हैं. ओमेगा बाई के इज नथिंग बट वेव वेलोसिटी and dou y by dou x is nothing but slope of y versus x curve. So this is particle velocity is equals to minus of wave velocity into slope of the curve. Now if the wave is traveling in positive x direction, बच्चों अगर वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, सो वेव वेलोसिटी का साइन होएगा पॉजिटिव. हम जो पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करने का. क्या ड्रॉ करने का? टेंजेंट. सो ये पार्टिकल की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, तो वहां पर हमने ड्रॉ कर दिया टेंजेंट. अब बच्चों, ये टेंजेंट का स्लोप कैसा है वो पता करने का, इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट ये जो टेंजेंट इस तरह से लाइन बनी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एक्यूट एंगल बनाएगा. सो डेफिनेटली ये जो लाइन बनाई है उसका स्लोप भी पॉजिटिव रहेगा, राइट. तो अगर वेव वेलोसिटी पॉजिटिव है, टेंजेंट अगर पॉजिटिव है, स्लोप अगर पॉजिटिव है, सो बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन अवर पार्टिकल वेलोसिटी विल बी नेगेटिव. एंड द नेगेटिव पार्टिकल वेलोसिटी का मतलब है द particle is moving in a downward direction, and hence if you notice this particle is shown with an arrow in the downward direction. Particle velocity downward है. अब समझने के लिए बच्चों थोड़े से और पॉइंट्स ले लेते हैं. लेट्स से ये वाला पॉइंट. अब ये वाले पॉइंट पे भी टेंजेंट बनाएंगे तो इसका भी पार्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड आएगा. एक और पॉइंट ले लेते हैं. लेट्स से दिस पॉइंट. अब ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, इधर अगर हम टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट, तो स्लोप कितना आएगा? 0. सो ये पार्टिकल मोमेंटरीली यहाँ पर रेस्ट पे है. मोमेंटली ये पर्टिकुलर मोमेंट पे रेस्ट पे है, ऐसा, बराबर. अब इसकी बात करें, इसकी बात, तो यहाँ पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो सी दिस विल बी द टेंजेंट, एंड दैट टेंजेंट विल बी मेकिंग obtuse angle with the x-axis. So definitely ये वाले पॉइंट का slope will be negative. वेव तो अपना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, सो वेव वेलोसिटी इज पॉजिटिव, द स्लोप इज नेगेटिव. सो बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एंड द नेगेटिव द पार्टिकल वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव. पॉजिटिव पार्टिकल वेलोसिटी मतलब ये पार्टिकल की वेलोसिटी इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ है, इसकी भी ऊपर की तरफ आएगी. सो बराबर लाइक दिस. नीचे मोमेंटरीली ये रेस्ट पे है, मोमेंटरीली, बराबर. अगले इंस्टेंस में ये भी नीचे जाएगा, बराबर. ऊपर ऊपर ऊपर. और अब नीचे ऊपर का मतलब क्या हुआ? नीचे ऊपर का मतलब ये हुआ कि अगले इंस्टेंस पे ये वाला जो पार्टिकल हम देख रहे हैं वो यहाँ पर पहुँचेगा. दैट इज द मीनिंग, वेलोसिटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये वाला पार्टिकल इधर पहुँचेगा अगले इंस्टेंस पे, ये वाला पार्टिकल यहाँ पर पहुँचेगा अगले इंस्टेंस पे. ये पार्टिकल जाएगा ऊपर, ये वाला जाएगा ऊपर, ये वाला भी जाएगा ऊपर. और अब अगर वापस से ये पार्टिकल के पोजीशन जोड़ेंगे तो अपना वेव फॉर्म ऐसा बनेगा, और ऐसा बनना भी चाहिए बिकॉज आवर वेव इज प्रोग्रेसिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. वेव जो है पॉजिटिव एक्स की तरफ थोड़ा आगे बढ़ा. अब और अगले इंस्टेंस पे अगर हम वेव को प्लॉट करेंगे तो अपना वेव ऐसा बनेगा, लाइक दिस, राइट. सो दिस इक्वेशन जो हमने यहाँ पर बनाई है, दिस is a very very important equation which gives us relationship
बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड द वेव वेलोसिटी। कभी ये इक्वेशन यूज में आएगी जब भी हमें y वर्सेस x का ग्राफ दिया रहेगा और ग्राफ की मदद से हमें पूछा रहेगा वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो ये इक्वेशन यूज करके हम आंसर फाइंड कर पाएंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द second concept of the today's session, the rate of energy transfer. So let's say this is a sinusoidal wave or a transverse wave set up in the string or the rope. हाथ के मदद से ये स्ट्रिंग को मैं कंटिन्यूअसली ऐसे ऊपर नीचे मूव करवा रहा हूं और उसकी वजह से ही स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव सेटअप हो रहे हैं। सो माई हैंड is treated as an external agent which is performing work, and because of that the energy is entering into the system of the string. अब अपने एनालिसिस के लिए स्ट्रिंग पे एक छोटा सा पार्टिकल, कैन यू सी दिस, छोटा सा पार्टिकल of the mass dm I am considering for my analysis. So when the external agent is doing work, the particle of the string will start performing an SHM. ये वाला पार्टिकल जो है वो मोशन में रहेगा, so there will be kinetic energy associated with its motion. बराबर? So kinetic energy associated with the particle, since it is a very small particle, I am writing dke. I am giving a symbol dke. The small kinetic energy associated with the particle will be equal to half dm v square. dm is a mass of the particle, v is the velocity of the particle velocity it is. बराबर? Now mass of the particle की जगह पर मैं लीनियर मास डेंसिटी का टर्म सब्सटीट्यूट करने जा रहा हूं। सो लेट म्यू बी द लीनियर मास डेंसिटी एंड dx बी द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, देन dm की जगह पर आई कैन राइट म्यू dx, सो दिस बिकम्स dke इज इक्वल्स टू म्यू dx हाफ इंटू म्यू dx इंटू vy स्क्वायर। बराबर? अब ये जो vy है इट इज़ अ पार्टिकल वेलोसिटी। बच्चों उसकी जगह पर हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? इफ़ यू सी दिस स्लाइड, अभी जब प्रीवियस स्लाइड में देखा, पार्टिकल वेलोसिटी की जगह पे आई कैन सब्सटीट्यूट माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन आई एम सब्सटीट्यूटिंग हियर minus a omega cos kx minus omega t the whole square multiplied by dx as it is. समझा? बराबर? So this becomes half. Alright, so now see, the equation is having a two variable, x is a variable and a t is a variable. बराबर? So आगे हमें चल के ये टर्म को इंटीग्रेट करना है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो जब भी दो वेरिएबल होते हैं इक्वेशन में तो हमें इंटीग्रेट कैसे करना है वो अभी तक नहीं आता है। सो वी मस्ट हैव ए सिंगल वेरिएबल इन द इक्वेशन बिफोर वी इंटीग्रेट। बराबर? सो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने ये वेव का स्नैपशॉट ले लिया है at particular instant of time, and let's say we take a snapshot of the wave at t is equals to 0, because हम assume करते हैं कि मीडियम का डैम्पिंग नेग्लिजिबल होता है। तो t is equals to 0 पे वेव का जो शेप रहेगा, t is equals to t पे भी वेव का शेप सेम ही रहेगा। मतलब ये वेव थोड़ा सा आगे प्रोग्रेस हो गया रहेगा। बराबर? और उसका शेप चेंज नहीं होएगा। दैट इज अवर अजम्पशन। बराबर है ना? सो इफ वी टेक अ स्नैपशॉट ऑफ वेव एट t इज इक्वल्स टू 0, सो सिंपली आई एम सब्सटीट्यूटिंग t की जगह पे 0, सो दिस बिकम्स हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स
dx. बराबर, make sense? Now see, so this is the kinetic energy associated with a small element. बराबर, I want to find kinetic energy associated with one cycle. वन साइकिल का मतलब होता है वन वेव. दिस इज अ वन वेव. बराबर, ये यहां से लेके यहां तक, बराबर, इतना, दैट इज अ वन वेव, जो वन साइकिल. तो अगर एक साइकिल के साथ जुड़ी हुई काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हमें इसको इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा ओवर द वन वेवलेंथ. वन वेवलेंथ मतलब समझ में आया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इज वन वेवलेंथ, लैम्बडा. Right? So if we integrate over one wavelength, then this becomes dke. का integration will be ke is equals to integration of 0 to lambda half mu a square omega square cos square kx dx. बराबर. अब इसको इंटीग्रेट करने से पहले हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. सो cos स्क्वायर के एक्स को लिखा गया है 1 प्लस कॉस 2 के एक्स बाई 2. बराबर. एंड ये सारा कांस्टेंट था, उसको हमने बाहर निकाल दिया. ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे. सो विल बी गेटिंग, बराबर, इंटीग्रेशन करने से पहले इसको ये 2 को इंडिविजुअली डिवाइड करवा देता हूं. तो ये बनेगा हाफ, ये बनेगा कॉस 2 के एक्स बाई 2. बराबर. इंटीग्रेशन ऑफ हाफ, सो हाफ लात मार के बाहर dx बचेगा, तो dx का इंटीग्रेशन विल बी x. राइट. सो दिस विल बी हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इन द ब्रैकेट, हाफ लात मार के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2kx, it will be sin 2kx by 2k. बराबर. I repeat, integration of cos 2kx will be sin 2kx by 2k. बराबर. 2 पहले से था तो वो वाला 2 ये है. बराबर. इसको नोट करके बच्चों, स्पेशली नीट वाले बच्चों, जरा लिख लेना इसको. बराबर. ऑलराइट. नाउ आई विल बी सब्सटीट्यूटिंग द लिमिट्स. बराबर. अब देखो, लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो पहले ये टर्म को ज़रा समझ लो, इसमें लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होएगा. पहले अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बनेगा साइन 2k लैम्बडा. बराबर. डिवाइडेड बाय तो जो है वो है ही. बच्चों, k का मतलब क्या होता है? k का मतलब होता है 2 पाई बाय लैम्बडा. सो ऊपर नीचे लैम्बडा लैम्बडा विल बी गेटिंग कैंसल्ड, तो बचेगा साइन 4 पाई. एंड साइन 4 पाई का वैल्यू होता है 0. साइन 4 पाई 0. अब बच्चों, लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होगा? लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो बनेगा साइन x की जगह पे 0 आएगा तो 0 ही रहेगा. एंड साइन 0 विल बी 0. दैट्स इट. राइट. सो इफ यू सी, ये वाला जो टर्म है, साइन वाला टर्म, इसमें लिमिट सब्सटीट्यूट करने पे आंसर आने वाला है 0. तो बचेगा क्या? बचेगा हाफ. और k में लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो पहले k की जगह पे आएगा लैम्बडा, माइनस फिर x की जगह पर आएगा लैम्बडा, माइनस फिर x की जगह पे आएगा 0. सो अवर फाइनल रिजल्ट विल बी हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हाफ lambda. Half and half becomes 1/4. So this will be 1/4 mu omega square a square lambda. So this is the expression of kinetic energy over one cycle. One cycle मतलब one wave. Similarly, kinetic energy के अलावा एक और एनर्जी पार्टिकल के साथ जुड़ी हुई रहेगी, विच इज अ पोटेंशियल एनर्जी. बिकॉज जब पार्टिकल अपने मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से मूव करेगा तो उसके नेबरिंग पार्टिकल उस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे, और वही रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा. सो पोटेंशियल एनर्जी, जिस तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन किया,
वैसे ही स्टेप्स में डेरिवेशन करते आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा एज दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, विच इज 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लैम्बडा. सो दिस इज काइंड ऑफ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ओवर वन साइकिल. एक वेव के साथ, मतलब एक वेव में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स की टोटल एनर्जी इज दिस, right? So this is the value over one cycle. So if I add the kinetic energy and the potential energy, I will be getting total energy over one wave will be 1/4 mu omega square a square lambda plus 1/4 mu omega square a square lambda will give us half mu omega square a square lambda. You will remember this expression is a very very important result we have got. अब ये एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते हैं. अब एक नया टर्मिनोलॉजी फाइंड करते हैं. अमाउंट ऑफ एनर्जी passes through a point on the string during the time interval of one period. एक वेव है ना, एक वेव की बात हुई है ना, ये एक वेव की एनर्जी है. एक वेव एक पर्टिकुलर पॉइंट को कितने टाइम में पास करेगा, तो आंसर है एक टाइम पीरियड में पास करेगा. सो एनर्जी per unit time is called as a power. So power is a total energy upon time period, that is a power. Total energy की जगह पर I am writing half mu omega square a square lambda divided by time period is a capital T. Now lambda by capital T is nothing but lambda by capital T is nothing but wave velocity. So wave velocity is a lambda by capital T. So this expression becomes P is equals to half mu omega square a square V. So that is the expression of power associated with a wave. Half mu omega square a square V. Now, energy per unit cross section area per unit time is called as intensity of wave. Energy passing through a unit cross sectional area in a unit time is called as the intensity of the wave. सो ये पावर का जो एक्सप्रेशन है उसको मैं क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करूंगा तो इंटेंसिटी मिलेगा. सो आई इज इक्वल्स टू हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी बाय एस. डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन ए एंड एस. ए इज रिप्रेजेंटिंग amplitude of a wave. S is representing cross sectional area, right? So don't get confused between A and S. Right, now see, ये जो mu है, mu it is a linear mass density. उसकी जगह पर I can write volume mass density multiplied by cross sectional area. कैसे मिला सर ये? देखो यहाँ पे बच्चों, लीनियर मास डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ. मास की जगह पर आई कैन राइट रो वी, वॉल्यूम मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम की जगह पे आई कैन राइट क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ divided by length. ऊपर नीचे length and length will be getting cancelled and hence mu की जगह पे I will be getting rho s. याद रख लेना बच्चों इसको भी.
राइट, एंड दैट इज व्हाट आई हैव सब्स्टिट्यूटेड हियर, म्यू की जगह पे रो एस, दैट इज व्हाट आई हैव सब्स्टिट्यूटेड हियर. नाउ ऊपर नीचे s will be getting cancelled, so I'll be getting I is equals to half rho omega square a square v. So from this expression it is very much clear that intensity depends on four things. It depends on density of the medium, it depends on square of angular frequency, it depends on square of amplitude, and it depends on वेलोसिटी ऑफ वेव. अभी तक बच्चों हम एटलीस्ट ये रिजल्ट तो यूज काफी टाइम से करते हुए आए हैं दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एंड दिस एक्सप्रेशन प्रूव्स आवर क्लेम I is directly proportional to a square. बट ये एक्सप्रेशन से ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि इंटेंसिटी केवल एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, वो चार पैरामीटर पे डिपेंड करता है, रो, ओमेगा, ए एंड वी. ओके, ऑलराइट. नाउ अब इसके बेसिस पे एक सवाल ले लेते हैं यहाँ पे. टू वेव्स इन द सेम मीडियम आर रिप्रेजेंटेड बाय yt curve as shown in the figure. Find the ratio of their average intensity. So if you notice, this phi is the amplitude of a first wave, this 2 is the amplitude of second wave. हमें ratio of intensity find करना है बच्चों. Quickly tell me the answer. काफ़ी लोगों के माइंड में आता रहेगा सर इट्स वेरी सिंपल, द आंसर इज 25/4. कैसे मिला 25/4? तो काफ़ी लोग सोच रहे रहेंगे सर अभी तो आपने बोला इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, सो 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 का स्क्वायर 4. बट बच्चों दिस इज रॉन्ग आंसर. सी व्हाई दिस इज रॉन्ग आंसर? बिकॉज एज आई सेड इंटेंसिटी केवल एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती है. इंटेंसिटी चार चीज़ों पे डिपेंड करती है, रो, ओमेगा, ए, वी. सिंस both the waves are in same medium, rho and v will be same. तो वो तो रेशियो में कट जाएगा. बट क्या दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है क्या? नहीं सर. दिस वन इज द टाइम पीरियड. एक वेव खत्म हो गया ना, ये एक वेव खत्म हो गया, वेव 2 का टाइम पीरियड है ये, जबकि वेव 1 इधर खत्म हो रहा है. तो ये पॉइंट जो है वो वेव 1 का टाइम पीरियड है. समझ में आ रही है बात? राइट, दिस इज द वन वेव ऑफ अ वेव 2, whereas this is the one wave of wave 1. So दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है एंड हैंस दोनों का फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग रहेगा. समझा? राइट. सो ये डायग्राम देख के हमें समझ में आ रहा है टाइम पीरियड ऑफ 1 is 2 times the time period of 2. And reciprocal of time period is frequency. So frequency of 2 will be 2 times the frequency of 1. Samjha? Yes. Now the frequency is also different, and hence from our intensity formula, I is directly proportional to omega square a square. So I can write I1 by I2 is equals to omega 1 square upon omega 2 square multiplied by a1 square upon a2 square. ओमेगा की जगह पर I can write 2 pi n. So ये ऐसा भी लिखा जा सकता था n1 square upon n2 square. समझा? So this becomes n की जगह पे f लिखा है f1 square upon f2 square into a1 square upon a2 square. That's it. अब f2 और f1 देखो रिलेशन ये रहा, f1 upon so f2 की जगह पर I can write 2f1. So 2f1 the whole square becomes 1 upon 4 बराबर multiplied by a1 square upon a2 square की जगह पे आएगा
5 square upon 2 square, which is a 25 by 4. So the correct answer is 25 by 16. So सवाल बड़ा ही सिंपल सा था, थोड़ा सा ट्रिकी था. So 25 by 4 is not a correct answer. 25 by 16 is a correct answer. Okay. Moving on to the next one. Pressure wave. Now, what exactly is the pressure wave? बच्चों, जो अपने लॉन्जिट्यूडिनल वेव होते हैं स्पेशली, वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव में कंप्रेशन, रेरफेक्शन, कंप्रेशन, रेरफेक्शन, ऐसा हम डायग्रामेटिकली शो करते हैं. बराबर, लाइक दिस. दिस इज हाउ वी शो द लॉन्जिट्यूडिनल वेव एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट डायग्रामेटिकली. सो दिस इज कंप्रेशन, रेरफेक्शन, compression, rarefaction, compression. Compression is the region having high density and high pressure. Rarefaction is the region having low density and low pressure. So compression और rarefaction में medium क्या? Pressure भी वेरी करता है. इट्स हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर. सो वेव को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका तो ये है कि भाई हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में इक्वेशन लिखें. सो अभी तक हमने जो भी इक्वेशंस लिखे थे वेव के, वेदर इट इज अ ट्रांसवर्स और अ लॉन्जिट्यूडिनल, वी रोट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज जैसे जैसे अलग अलग टाइम इंस्टेंसेस पे वेव की पोजीशन, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है. तो एक तरीका तो डिस्प्लेसमेंट लिखने का था. अब बच्चों दूसरा तरीका, सेम वेव को दूसरा तरीका है दूसरे कोई क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना जो भी समय के साथ में चेंज होता हो. सो एस्पेशली इन द लॉन्जिट्यूडिनल वेव we can write the expression of a wave in terms of a pressure, and which is called as a pressure wave. So basically representation of energy in terms of pressure variation, right? So जहाँ पर compression होता है उधर प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा होता है. जहाँ rarefaction होता है वहाँ पर प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से कम होता है. सो वी कैन डिस्क्राइब अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव एज अ प्रेशर वेव. नाउ हाउ टू राइट इट मैथमेटिकली. सो मान लीजिए ये आपकी जो मीडियम थी उसका एक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से मैंने किया है. एयर है बेसिकली, जो ग्रे पोर्शन है दैट इज अ एयर. एनालिसिस के लिए एक क्रॉस सेक्शन यहां पर मैं बनाता हूं और इसको ए नाम दे देता हूं. एक छोटा सा पोर्शन मीडियम का स्टडी के लिए मैं सिलेक्ट करता हूं. मान लीजिए ये ए वाली पोजीशन को मैं कहता हूं x इज इक्वल्स टू x, और ये जो बी वाली पोजीशन है वो ए से थोड़ा ही आगे है, थोड़ा ही. आपको समझ में आए, दिखे डायग्राम में बराबर से, इसीलिए मैंने ये इतना दूर बनाया है. अदरवाइज इट्स लाइक वेरी वेरी नियर. बी पॉइंट ए से बस थोड़ा सा ही dx जितना डिस्टेंस ही आगे है. सो बी वाला पॉइंट ए से x प्लस dx जितना डिस्टेंस पे है. दिस इज योर dx. ए और बी के बीच का डिस्टेंस इज अ dx. बराबर. नाउ अब जो पार्टिकल इधर रहेंगे, इधर ए पॉइंट पे, बराबर, वो वाइब्रेट ऑसिलेट करते रहेंगे तो थोड़ा सा वो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे. और सिमिलरली ये जो बी वाले पार्टिकल है वो भी थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे, लाइक दिस. बराबर. सो मान लीजिए ये ए वाले पार्टिकल्स जो थे, ये ए वाले पार्टिकल्स वो ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, लेट्स से वाई जितना आगे बढ़ा है वाई. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो बी वाले पार्टिकल है, बी वाले पार्टिकल वो वाई प्लस डी वाई से आगे बढ़े हैं. बराबर. ए वाले पार्टिकल y से आगे बढ़े हैं, बी वाले पार्टिकल जो है y प्लस डी वाई से आगे बढ़े हैं, ऐसा मैं मानता हूं. बराबर. अब अपने साइनोसॉइडल वेव का इक्वेशन हम ऐसा लिखते हैं y इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. बराबर. अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं
with respect to x. So I'll be getting dy by dx is equals to keeping time constant, partial derivative I'm taking. So dy by dx is equals to a is a constant bahar, derivative of sine cos and derivative of kx minus omega t. So k is a constant bahar, derivative of x is 1 and this derivative will be 0. So I'll be getting ak cos kx minus omega t. यहाँ से जो dx था डिवीजन में उसको इधर शिफ्ट कर दिया तो मल्टीप्लिकेशन में चला गया. ठीक है, मेक सेंस? ओके. अब ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेक्शन ए बी टू ए डैश बी डैश द चेंज इन वॉल्यूम, मतलब बच्चों पहले अपना जो पोर्शन हमने सिलेक्ट किया था एनालिसिस के लिए वो ये था ए बी सेक्शन, बराबर. अब कंप्रेशन और फिर रेयरफेक्शन ऐसा होता है, मतलब जैसे जैसे अपन थोड़ा थोड़ा आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो वॉल्यूम रहेगा वॉल्यूम उसमें भी चेंज आएगा ना, बिकॉज योर कंप्रेशन इज लाइक दिस वेयर इज योर रेयरफेक्शन इज लाइक दिस, राइट. सो दिस वॉल्यूम इज डिफरेंट, है ना. सो यही बात यहाँ पर करी गई है कि भाई ए बी से ए डैश बी डैश जाएंगे तो वॉल्यूम चेंज होएगा. कितना वॉल्यूम चेंज होएगा? सो लेट्स से dv is a symbol I'm giving representing change in volume which can be written as s dy. What is s dy? Okay, so you understand this point very carefully. S is a cross sectional area and dy is kind of a change in displacement which is as good as a change in length, ऐसा भी कह सकते हैं आप, right. So dv is equals to s dy, so that will be s into dy की जगह पे I can write a k cos kx minus omega t dx, substitute as it is. So I'm getting s a k cos kx minus omega t dx, बराबर. अब also the volume of cross section AB can be written as V is equals to ए बी क्रॉस सेक्शन का वॉल्यूम कितना लिखा जा सकता है? V इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ, बराबर. सो दिस विल बी S मल्टीप्लाइड बाय dx. सो दिस इज इक्वल्स टू S dx, बराबर. ये जो था ये इधर से लेके इधर तक ये y था y, और इधर से लेके इधर तक ये था आपका y प्लस dy. ठीक है, ऐसा, बराबर. तो ए बी से ए डैश बी डैश लेंथ में कितना चेंज आया? तो डी वाई जितना चेंज आया, एंड दैट इज द रीजन वी हैव रिटन दिस एस इंटू टी वाई, बराबर. ओके, नाउ अब ये जो दोनों इक्वेशन आए हैं इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ. सो डिवाइड करेंगे, सो आई विल बी गेटिंग डी वी बाई वी. बच्चों what is dv by v? Change in volume upon original volume, that is called as a volume strain, is equals to sak cos kx minus omega t dx upon s dx. ऊपर नीचे s will be getting cancelled, ऊपर नीचे dx will be getting cancelled, so we are getting ak cos kx minus omega t. दिस इज अ वॉल्यूम स्ट्रेन. बच्चों याद रखो इक्वेशन एज इट इज, यहां पर ले लेता हूं मैं इसको. नाउ इफ यू रिमेंबर इलास्टिसिटी, बल्क्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला B इज इक्वल्स टू माइनस V dp बाई dv, बराबर. तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं dv बाई V इज इक्वल्स टू माइनस dp बाई b. चलेगा ऐसा, बराबर. सो आई एम राइटिंग dp is equals to minus b dv by v. Makes sense, right? So b is equals to minus v dp by dv, बराबर. सो dp की जगह पर आई कैन राइट माइनस b dv by v is equals to dp. Make sense? बराबर. सो अब
dv बाई वी की जगह पर ये फॉर्मूला एज इट इज सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो आई विल बी गेटिंग dp इज इक्वल्स टू माइनस बी ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी. So the final expression of a pressure wave is this. अब बी ए के की जगह पर आई एम सब्सटीट्यूटिंग डेल्टा पी मैक्स. प्रेशर वेरिएशन है, डेल्टा पी मतलब प्रेशर वेरिएशन. तो चेंज इन प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो जब ये कॉस वाला टर्म 1 होएगा तब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. सो डेल्टा पी की मैक्सिमम वैल्यू बनेगी बी ए के, एंड दैट इज द रीजन उसी को मैंने डेल्टा पी मैक्स सिंबल दिया है. सो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा पी मैक्स कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, वेर डेल्टा पी मैक्स इज इक्वल्स टू बी ए के विच इज इक्वल्स टू बी ए 2 पाई बाय लैम्बडा. राइट, अब क्या समझ में आया ये एक्सप्रेशन से? तो एक तरीका था अपने वेव को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का, दैट वाज इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ वाई के टर्म्स में. सो लेट्स से दिस वाज द वेव, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसा. तो स्टडी करने के लिए कुछ पार्टिकल मैं ले लूँ. तो ये वाला जो, ऑलराइट, सो बेसिकली ये जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल फ़िलहाल ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पे है. ये वाला जो पार्टिकल है वो फ़िलहाल यहाँ पर पहुँचा है, और ये वाला पार्टिकल जो है वो फ़िलहाल ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पे है. अब ये वाला पार्टिकल अगले इंस्टेंस पे, ये वाला पार्टिकल अगले इंस्टेंस पे कहाँ मूव करने वाले हैं? तो ये वाला जो पार्टिकल है वो बेसिकली जाने वाला है टूवर्ड्स द पॉइंट x1, बराबर. और ये जो x3 वाला पार्टिकल है, x3 वाला पार्टिकल वो जाने वाला है अवे फ्रॉम पॉइंट x3, बराबर. अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका ऐसा वेव फॉर्म बनाया था कि ये ऐसा है, ये पार्टिकल जो है वो मूव करेगा ऊपर की तरफ, ये जो पार्टिकल आगे वाला पार्टिकल है वो भी मूव करेगा, और अगले टाइम इंस्टेंस पे वेव फॉर्म बनाएंगे तो ऐसा आएगा, लाइक दिस, बराबर. तो ये ऐसा मूव करेगा, बराबर. सो दैट वाज अ ट्रांसवर्स केस, बट इन दिस केस इट इज़ अ लॉन्जिट्यूडिनल है. तो इसका जो मोशन है, वो ऐसे आगे पीछे ऐसा होने वाला है, आगे पीछे दैट वे, बराबर है ना. हैंस द टूवर्ड्स एंड अवे ऐसा लिखा गया है, बराबर. अब वही सेम पार्टिकल्स के प्रेशर वेरिएशन के टर्म्स में अपने को अभी डायग्राम प्लॉट करना है. प्रेशर वेरिएशन. सो ऑन द वाई एक्सिस वी आर गोइंग टू हैविंग P, बराबर, नॉट Y नाउ, P रहेगा. अब बच्चों देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन था A साइन, प्रेशर वाला इक्वेशन है कॉस, बराबर. प्लस देयर इज अ नेगेटिव साइन भी है आगे, बराबर. दैट मीन्स जो पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है वो पार्टिकल का प्रेशर वेरिएशन विल बी मैक्सिमम, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट is a function of sign, whereas the pressure variation is a function of cos, right? ऐसा. तो साइन की वैल्यू जब 0 रहेगी तब कॉस की वैल्यू 1 बनेगी. फॉर एग्जाम्पल साइन 0 0, कॉस 0 1. तो जहां पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा वहां पर प्रेशर वेरिएशन मैक्सिमम होगा, बट बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन आई वुड से नेगेटिव में मैक्सिमम होगा.
जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम बनेगा वहां पर प्रेशर वेरिएशन मिनिमम 0 बनेगा, राइट? सो दैट इज द मीनिंग of a phase difference of pi. So displacement wave and a pressure wave are varying with a phase difference of pi radian, having the phase difference of pi radian. So ये जब displacement 0 तो pressure नेगेटिव में मैक्सिमम इधर से, फिर जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो वो पॉइंट पे प्रेशर 0, इधर थोड़ा सा गड़बड़ है, ये वेव यहाँ से पास होना चाहिए था, यहाँ से, सॉरी, ये पॉइंट से पास होना चाहिए था बच्चों वेव, ये पॉइंट से, ठीक है? फिर वापस से डिस्प्लेसमेंट 0, वो पॉइंट पे प्रेशर पॉजिटिव में मैक्सिमम, फिर वापस से डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, प्रेशर वेरिएशन 0. That is how this graph is, right? So this is the point having maximum pressure variation P naught plus delta P max. What is P naught? तो P naught जो है वो है normal pressure of the atmosphere, whereas this point is having P naught minus delta P max. So P naught plus delta P max, P naught minus delta P max, and that is how the pressure is varying. That is the representation of a pressure wave. All right. That's it from the today's session. वापस से मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में विद ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स. तब तक के लिए गुड बाय.